Okay, students, this is lecture number 22 of Unit 2, and today's topic is Material Requirement Planning. Short form is MRP. ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म करता है हमारा पूरा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई करी है उसका ये बेसिक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है वो आता है हमारा एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है, एग्रीगेट प्लानिंग। उसके बाद इसमें आता है हमारा एमएसपी, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, एमपीएस। उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप आती है हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और जब हमारी ये प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है बेसिकली, उसके बाद हमारा जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सारी एक पूरी साइकिल चेन है, जिसको भी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिसने भी कभी विजिट किया होगा उसको उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि सिस्टम है क्या बेसिकली एमआरपी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एमआरपी से पहले जो हम लोगों ने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, फोरकास्टिंग। ठीक है, पहले क्या था ना, फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग से बेसिकली हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि मार्केट में बेसिकली हमारी क्या डिमांड है, कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, और बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को पूरा एक आइडिया मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फिर जो डिमांड हमारी है उसके हिसाब से जो अपना ये सिस्टम है एमआरपी, वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एमआरपी बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टूल है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने एसएपी सॉफ्टवेयर पे कुछ काम किया था, कुछ आपको आइडिया है एसएपी का? श्रीकांत, शिवम? सर एक ही क्लास हुई थी हमारी। एक क्लास हुई है? यस सर। अच्छा, क्योंकि अगर थोड़ा सा आपने अगर उसको किया होगा था तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है उससे, क्योंकि उसमें हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। उसमें हमारे कई सारे मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट थोड़ा मैं इसको, ये जो स्लाइड्स रखी है मैंने ईआरपी की, तो उसमें हम लोग पूरा दिखाते हैं कि एमआरपी क्या करता है। हमारा जो एचआर है वो मॉड्यूल उसमें होता है, और जो है बहुत सारे मतलब प्रोडक्शन के होते हैं। तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स से हमें पूरा एक आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल में कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। ठीक है ना, तो वो कर के टाइम मिलेगा तुम लोग, आपको करवाएंगे नेक्स्ट ईयर एसएपी में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो डिमांड है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड, और दूसरी हमारी होती है डिपेंडेंट डिमांड। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब नाम से क्लियर हो रहा हो कि जिसको हमारी किसी भी प्रोडक्ट पे डिपेंड ना हो, वो हमारी एक डिमांड कंटिन्यूस आती रहे, चलती रहेगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिमांड। डिपेंडेंट मतलब ये है कि वो डिमांड जो किसी पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कोई घर बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई घर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट्री बना रहा हूँ, तो फैक्ट्री में जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या क्या होगा उसमें, उसमें सीमेंट हो गया, ईंटें हो गई, और जो भी वाला सामान लगता है, तो उसकी डिमांड तब आएगी जब वो हमारा बिल्डिंग बनेगी। अगर बिल्डिंग नहीं बनेगी तो हमारी उसकी डिमांड नहीं आएगी। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी अगले साइड में देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात समझ आपको आ गई कि डिमांड हमारी दो तरह की होती है। पहली डिमांड होगी हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड, दूसरी होगी हमारी डिपेंडेंट डिमांड। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और इन दोनों में आपस में छोटा सा एक रिलेशन भी है, हम लोग भी आगे देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिपेंडेंट डिमांड है, इट अनसर्टेन। ठीक है, यानी इसका कोई श्योर शॉट रूल नहीं है कि ये डिमांड कितनी आएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो कोई फिक्स नहीं कि डिमांड कितनी आएगी, कब आएगी, कैसी आएगी। बट जो हमारी डिपेंडेंट डिमांड है वो हमारी फिक्स है। ठीक है, अगर बात करूं मैं एक चेयर की, तो अगर इस चेयर में हमारे पास चार पैर हैं, तो वो एक, जब मैं चेयर की बात करूंगा तो मुझे चार पैर चाहिए चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे चार पैर चाहिए चाहिए, यानी कि चार पाए मुझे उसके बनाने पड़ेंगे। दैट्स वाई फोर पाए की जो डिमांड है वो हमारी सर्टेन है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बारे में थोड़ा डेप्थ में देखते हैं कि क्या होता है डिपेंडेंट डिमांड। डिमांड फॉर द आइटम दैट आर सब assemblies of component to be part used in the production of finished good, यानी कि जो भी हमारा वो फिनिश्ड गुड बनने वाला है उसके जो सब पार्ट्स हैं, ठीक है,
उनकी डिमांड को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक चेयर का या टेबल का, तो जब हम लोग कोई टेबल बनाएंगे तो उसमें बेसिकली जो हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके सब पार्ट्स हैं, उनको हम लोग बोलेंगे दे आर द डिपेंडेंट डिमांड। डिमांड किस पे हमारी डिपेंड कर रही है कि अगर हमारी टेबल या चेयर की रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट। Once the independent demand is known, the dependent demand can be determined. अब जो हमारी एक चेयर की बात में सिंपल सी एग्जांपल है, ये बहुत इजी एग्जांपल है। अगर एक चेयर की डिमांड आती है, तो चेयर की डिमांड कैसी है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि चेयर हमारी फिक्स नहीं कितनी आएंगी, 1 2 3 4, हमारी कितनी डिमांड आ सकती है। बट जो एक चेयर हमारी बनती है उसका मेरे को पता है कि क्या क्या मेरे पार्ट्स उसमें यूज होते हैं, उन पार्ट्स की डिमांड जो है वो मेरी सर्टेन है, वो फिक्स है, ठीक है। तो वो हमारी जो है वो डिपेंडेंट है ऑफ ऑन द इंडिपेंडेंट डिमांड, राइट। नेक्स्ट डिपेंडेंट, दो चीजें मैं आपको एग्जांपल लेता है, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 100 टेबल का, ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस एक इंडिपेंडेंट डिमांड है, राइट। बट अब जो मेरे ये टेबल का ऑर्डर आ गया है, तो इस टेबल में क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है इसका टेबल टॉप लग रहा है और इसके टेबल की लेग्स लग रही हैं, तो ये क्या होंगी, ये डिपेंड कर रही हैं इनके ऊपर, इस ऑर्डर के ऊपर, राइट। तो ये थोड़ा सा रिलेशन है, दोनों में डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड कैसी है और डिमांड कब आ रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिमांड का, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा जब ये डिमांड आती है, फिर हम लोग इसको जो है हमारा एमपीएस और एमआरपी को रन करते हैं आफ्टर दिस डिमांड, जो कि हमारी आती है फोरकास्टिंग से या बहुत सारे मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हमारे पास ये डिमांड्स आती है, राइट। तो ये, हाँ, इसमें एक चीज और ये भी है कि जैसे कि जो हमारी इंडिपेंडेंट डिमांड है इसको हम लोग कंटिन्यूस डिमांड बोलते हैं, और जो हमारी डिपेंडेंट डिमांड है इसको हम लोग डिस्क्रीट डिमांड बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या है कि हमारे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं आ रहा है, कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस में हमारी एक थ्रू आउट कॉन्स्टेंट डिमांड चल रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक, हर वीक में 100 टेबल चाहिए चाहिए। बट जो हमारी ये इंडिपेंडेंट डिमांड है ये हमारी चलती है डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि हर उसमें हमारी कोई फिक्स नहीं है कि डिमांड की कितनी आएगी, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डिस्क्रीट डिमांड, ओके। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी की डेफिनेशन की बात करते हैं पहले। सो एमआरपी is material requirement planning, is a computerized inventory planning and control system for determining when and how many of each of the parts, components and material should be ordered or produced। बात समझ आ गई। तो ये बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग का फेज है जो हमारा एमपीएस के बाद आता है, ठीक है। यानी मैं बार बार दो टर्म ले रहा हूं, एमपीएस और एमआरपी। तो ये एमआरपी है, ये हमारा एमपीएस के बाद आएगा, यानी कि मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के बाद। हम लोग पहले डिमांड हमारे पास आएगी, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, पहले हमारे पास डिमांड आएगी, फिर हम लोग उसका एक शेड्यूल बनाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो किस तरह से होगा, उसको बोलते हैं हम लोग मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। जब हमारा शेड्यूल बन गया, फिर उस प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है भाई, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है ना, जो सब कुछ बाकी चीजें हैं वो सब हम लोग करते हैं इन एमआरपी, ठीक है। कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कितना उनका प्रोडक्शन होगा, कैसे क्या करेंगे, वो सब कुछ प्लानिंग जो है हमारी, वो हमारा पार्ट है ये एमआरपी का, राइट। तो इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहला है ये है कि डिटरमाइनिंग व्हेन, कब बनना है, एंड हाउ, कब और कैसे बनना है। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं इन एमआरपी। अभी आप लोग ये सब थ्योरेटिकल पार्ट से पढ़ रहे हो, बट एक्चुअल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां सभी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग काम करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया एसएपी का, तो एसएपी में हम लोगों के पास कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें बस हम लोग एंट्री करते रहते हैं कि हमारे कितनी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को कितना प्रोडक्शन करना है। अब जितना प्रोडक्शन करना है, कब करना है, वो हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं इन दिस टूल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एमआरपी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट यहां तक? गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट ट्रांसलेट्स द मास्टर शेड्यूल रिक्वायरमेंट, जो मैं आपसे कह रहा था अभी, एमएसपी, मास्टर शेड्यूल फॉर
मास्टर शेड्यूल रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा सा अलग हो गया, फॉर द एंड आइटम्स इनटू टाइम फेज रिक्वायरमेंट फॉर द सब असेंबलीज कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, वही वाली बात है जो हम लोग करते आ रहे हैं कि जो हमारा एमपीएस है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, उसको ही कैसे हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे शेड्यूल करना है, वही हमारा काम करता है ये एमआरपी, राइट। थर्ड पॉइंट है इसका, डिपेंडेंट डिमांड ड्राइव्स द एमआरपी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी डिपेंडेंट डिमांड है, यानी कि जो हमारे टेबल के 4 लैक्स हैं, वो हमारी जो है ड्राइव करेंगे एमआरपी को, क्योंकि वहां तो हमारा सिर्फ एमपीएस में क्या आएगा, अगर बात करूं मैं एमपीएस में, सिर्फ एमपीएस में ये आएगा, हम मेरे को 100 टेबल्स चाहिए। ठीक है, अब वो 100 टेबल्स कैसे बनेंगी वो हम लोग डिसाइड करेंगे एमआरपी में। ठीक है, कि कितने हमारे टेबल टॉप चाहिए, कितने हमारे टेबल लैग्स चाहिए, और कैसे इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, वो सब कुछ हम लोग चेक करेंगे इनटू दिस मॉड्यूल जिस कॉल्ड एमआरपी, राइट। आगे बढ़ते हैं। एमआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्योंकि हमारे कोर्स में है, बट एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या होता है, ये आपका एक सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर का, हम लोग उसके थ्रू पे काम करते हैं। ठीक है, कोई मैनुअली इसको जोड़ता घटाता नहीं है कि इतने पार्ट्स बनाने हैं तो हम लोग इतना करेंगे, वो सिर्फ क्लिक करेगा, आपका डाटा पूरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज एमआरपी। अब हम लोग यूज कब करते हैं, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं इसको। डिपेंडेंट एंड डिस्क्रीट आइटम्स, यानी कि जो मेरे डिपेंडेंट और डिस्क्रीट आइटम्स हैं, हम लोग उनके लिए यूज करते हैं एमआरपी को। सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, यानी कि जहां पे प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी जहां पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड पार्ट्स को हम लोगों को बनाना होता है, वहां हम लोग यूज करेंगे एमआरपी को। थर्ड, जॉब शॉप प्रोडक्शन, यानी कि बहुत मास लेवल पे जब हम लोग को प्रोडक्शन करना होता है तब भी हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए पूरा मैं एमआरपी चलाऊंगा, नहीं। जब मेरे को बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, मास लेवल पे करना है, तब हम लोग यूज करते हैं सिस्टम को। थर्ड, असेंबल टू ऑर्डर एनवायरनमेंट, यानी कि जब सीधी सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल दिया टेबल का, वो आपको दिमाग में सेट रखना है। टेबल को हम लोग बनाएंगे टुकड़ों में, बट उसको लास्ट हम लोग असेंबल भी करके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा मार्केट से बाहर निकल के आएगा और सेल के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग असेंबली करेंगे इसमें। अब बात करते हैं इसके सिस्टम के बारे में। सिस्टम है क्या ये? बेस्ड ऑन ए मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इसी को बार बार बोल रहा हूं, एमपीएस, यही मेरा है एमपीएस। ठीक है, बेस्ड ऑन द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम एग्जीक्यूट लाइक दिस। करता क्या है बेसिकली ये? क्रिएट शेड्यूल्स, जिसमें आपको बताया, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पार्ट्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंड आइटम, यानी कि जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है उसके लिए क्या क्या मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, उनके पार्ट्स कैसे होंगे, वो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, डिटरमाइन द एग्जैक्ट यूनिट नंबर्स नीडेड, यानी कि अब जैसे को मैंने आपको बताया था, टेबल के एग्जांपल चलते हैं, एक टेबल में मेरे को 4 लैक्स चाहिए, तो हम लोग पहले उसको डिसाइड कर लेंगे कितने पार्ट्स मेरे को मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया, यहाँ पे 4 लैक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद डिटरमाइन द डेट्स व्हेन ऑर्डर्ड फॉर दोस मटेरियल शुड बी रिलीज्ड एंड बेस्ड ऑन लीड टाइम। ठीक है, अब ये लीड टाइम यहाँ पे वर्ड आ गया है, ये आपको इसका थोड़ा आइडिया है लीड टाइम का, क्या होता है लीड टाइम? पढ़ा होगा अपने इन्वेंट्री में, बताओ बेटा। सर तो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। फिर से बोलना। सर जो प्रोडक्शन के टाइम लगता है किसी प्रोडक्ट को। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपका इसका मतलब। देखो, हमारा एक प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पे हम लोग इस स्टेज ए पे हैं, मैं इसको डिफाइन करता हूँ इस तरह से, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 100 यूनिट्स थी कुछ बनाने के लिए, बट जब लोगों ने काम स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है ये जो यूनिट्स हमारी कुछ कम हो जाएंगी, एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर हमारी ये मिनिमम लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, तो जैसे हमारा बफर स्टॉक पहुंचेगा, हम लोगों को एक ऑर्डर प्लेस करना होता है कि ये जो हमारा बफर स्टॉक है इसको पूरा कर देंगे ऊपर तक, यानी कि हमारा मान लो ये 40 पहुंच गया, तो फिर से इसे 100 करने के लिए हमें 60 यूनिट का ऑर्डर देना पड़ेगा। अब जो हम 60 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, मान ली मैंने मंडे को ऑर्डर दिया, ठीक है, मैंने मंडे को ऑर्डर दिया, और ये जो ऑर्डर मेरे पास आया, ये मेरे पास आया फ्राइडे को आया मेरे पास ऑर्डर। ठीक है,
तो जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद जब मेरे पास ये ऑर्डर रिसीव हो गया, तो यानी ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर रिसीव करने तक के टाइम को बोलते हैं हम लोग लीड टाइम। ये बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि ये जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन्वेंट्री में, ऐसे कर रखेंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो लीड टाइम को हम लोग मिनिमाइज करते हैं हमेशा, कि लीड टाइम हमारा कम से कम हो, ठीक है। सब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा आप। ओके, तो फिर बात करते हैं हम लोग एमआरपी, बात करते हैं एमआरपी। हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन द डेट्स व्हेन ऑर्डर फॉर दोज मटेरियल शुड बी रिलीज बेस्ड ऑन लीड टाइम, यानी कि हर मटेरियल का अपना एक लीड टाइम है, फिक्स है भाई, कि एक जो मटेरियल है वो हमारा 2 हफ्ते में आ जाएगा, एक हमारा 1 हफ्ते में आ जाएगा, कुछ हमारे बिल्कुल लोकल मार्केट में है तो वो तुरंत हमें 1 डे ऑर्डर पर भी मिल सकते हैं। तो ये हम लोग डेट्स डिफाइन करते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल कब आएगा, उसका हम लोग को कब ऑर्डर देना है, ताकि वो मटेरियल हमारे पास टाइमली पहुंच सके और हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो सके, राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। और देखते हैं इसमें, अब थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा ये इसमें, कि जो हमारा एमआरपी कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, हमारा एग्रीगेट प्लानिंग। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, जो कि हमारी फोरकास्ट या डिमांड हमारी आई थी हमारे पास कस्टमर के थ्रू, उसके बेस पे हम लोगों ने एक एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान को बनाया। अब उस प्लान को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया सिस्टमेटिक वे से, जिसको बोल दिया मैंने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। यानी कि मेरे पास एक डिमांड आ गई, पर्टिकुलर मैं बात करूँ एक कार की, कि मुझे कार की डिमांड आ गई, मुझे कार बनानी है एज पर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका एक शेड्यूल बनाऊंगा कि मेरी जो कार है किस तरह से मैन्युफैक्चर होगी, किस तरह से मैं उसको बनाऊंगा। तो वो मेरा हो जाएगा इस वाले पार्ट में, जिसको बोलता हूं मैं एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब उस प्रोडक्शन को मैंने बना तो लिया, बट उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, कैसे मेरे पार्ट्स बनेंगे, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कैसे लेबर आएगा, कहाँ बनेगा, किस प्लांट में बनेगा, वो सब कुछ प्लानिंग करूंगा मैं इनटू द एमआरपी, ठीक है। अब एमआरपी में एक वर्ड आता है इन्वेंट्री। ये आपका पार्ट आप लोग कवर कर चुके हो। तो सबसे पहले जब भी हम लोग ये एमआरपी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है टू चेक द इन्वेंट्री, कि हमारे पास पहले से क्या स्टॉक है। हम लोग नया ऑर्डर तब दे पाएंगे जब हम अपना पुराना स्टॉक पहले चेक कर लेंगे कि हमारे स्टॉक में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसे अगर सब्जी आप लेने जाते हो घर में, तो पहले देखते हो भाई कि टमाटर वगैरह घर में कितने रखे हैं, आलू प्याज कितना रखा हुआ है, उसके बाद ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि भाई मुझे टमाटर खत्म हो रहे हैं तो मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, बट मेरे पास प्याज ऑलरेडी रखा हुआ था आधा किलो, तो मैं अब और प्याज ऑर्डर नहीं दे रहा। जस्ट लाइक वैसे हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं कि हमारे पास पता है कि रॉ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं नया ऑर्डर नहीं करूंगा। जो मेरे पास मटेरियल बिल्कुल नहीं है, मुझे वही ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये सारा काम हमारा कौन करता है, एमआरपी, जो कि हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हम लोग उसमें बस अपना डाटा चेक करते हैं। आप लोगों ने जब एसएपी करोगे तो चेक करोगे एग्जैक्टली हमारे पास कैसे वर्क होता है इंडस्ट्री में, राइट। सो ये हमारे 3 फेजेस हो गए। पहला मैंने आपको बताया एमपीएस, दूसरा मैंने पहला बताया आपको मैंने एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, नंबर 2 एमपीएस, एंड थर्ड वन इज द एमआरपी। अब एमआरपी कैसे काम करता है वो देखिए। जो हमारे बिल ऑफ मटेरियल्स हैं हम लोग पहले वो देखते हैं, उसके बाद हमारा इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन चेक करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड में क्या क्या मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग जो है अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है ना, कि एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम इन्वेंट्री हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास प्राइमरी रिपोर्ट आएगी, फिर हमारा जो ऑर्डर प्लान हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। नया ऑर्डर हम लोग करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो ये सारा पूरा एक जनरल सा स्ट्रक्चर है पूरा एक इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अभी जो टर्म आपको दिख रहा है एमआरपी, ये अपने आप में इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा उन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है एमआरपी को, जो हमारे ये इनपुट्स हैं। बेसिकली एमआरपी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा पार्ट हो गया एमआरपी इनपुट, दूसरा पार्ट हो गया हमारा एमआरपी प्रोसेसिंग, और थर्ड हो गया हमारे पास एमआरपी आउटपुट्स, हमारे निकलता है क्या है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट हमारा है वो है मास्टर शेड्यूल, सेकंड पार्ट हमारे पास है बिल ऑफ मटेरियल, थर्ड पार्ट हमारा इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। तो इनको चेक करते हैं वन बाय वन। एमआरपी का जो पहला इनपुट है वो हमारा है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, एमपीएस, ठीक है। इट ड्राइव्स द एमआरपी प्रोसेस विद a scheduled or finished product, states which end items are to be produced when these are needed in what quantity। एग्जैक्टली सही बात है, किस क्वांटिटी में हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए ये हम लोग पहले ड्राइव करते हैं इस मॉड्यूल में।
उसके बाद क्वांटिटी में कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर और डिमांड फोरकास्ट, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्वांटिटी होगा वो डिपेंड करता है कि जो हमारा कस्टमर ऑर्डर दे रहा है उसके हिसाब से भी। थर्ड, quantities represents what need to be produced and not what can be produced। यानी कि जो हमारा ये ऑर्डर आएगा इसमें हम लोग चेक करेंगे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, सब कुछ हम लोग इसी में ही शेड्यूल में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। जैसे मेरे पास कुछ पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो उन्हें दोबारा मैं क्यों बनाऊंगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो जो मेरे पास पार्ट्स नहीं है जो मेरे को बनाने हैं सिर्फ उन्हीं का मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। अब बात करते हैं MPS यानी कि जो हमारा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला हमारा इसका जो सब पार्ट मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट प्लान जो हमारा नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे क्या था हमारा MPS और नंबर 3 पे क्या था हमारा MRP। तो वही वाली बात यहाँ दिखाएंगे। This is a time-phased plan specifying how many and when the firm plans to build each end item। वही सब बातें हम लोग कर रहे हैं, बार रिपीट हो रही चीजें कि हम लोग बेसिकली प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन कैसे होगा जो में एक एंड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चेन है, पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं फिर हमारा जो है ये MPS प्रिपेयर होता है। उसके बाद वही सेम चीज हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ये एक हमारा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए इस तरह से कि किस तरह से हमारी जो डिमांड वो बढ़ती है। एक कोई कंपनी है उसमें हमारे पास ये 4 आइटम्स हैं, क्लिप बोर्ड, लैप डेस्क, लैप बोर्ड, पेंसिल केस। अब इनकी जो डिमांड है हमारी वो किस तरह से आ रही है, ठीक है ना। तो देखो अक्टूबर को हमारी जो डिमांड आ रही है 3 अक्टूबर को वो 85 की है, इसकी 0 है, 75 है और 125 है। तो आप देखो कि जब मेरे पास ये डिमांड आ गई है तो मैं फटाफट चेक करूँ मेरे पास कितने इन्वेंट्री में ये पार्ट्स पड़े हुए हैं। अब अगर मेरे पास ये पार्ट्स बने हुए होंगे मैं तुरंत उसको ऑर्डर को फुलफिल कर दूंगा। बट अगर मेरे पास ये प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बने हुए हैं तो फिर मुझे इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया हमारा कैसे काम करता है सिस्टम। फिर उसके बाद बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल की। जो हमारा दूसरा इनपुट था, पहला हमारा हो गया मास्टर शेड्यूल, दूसरा हमारा पार्ट्स है बिल ऑफ मटेरियल। देखते हैं इसको। वन ऑफ द 3 प्राइमरी इनपुट्स ऑफ MRP, जैसे मैंने आपको बताया 3 हमारे इनपुट्स है उसमें ये सेकंड नंबर का आता है बिल ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है, ए लिस्टिंग ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल, पार्ट्स, सब असेंबलीज एंड असेंबलीज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हमारा जो है पूरी एक समरी बन जाएगी, ठीक है। कि मैं अगर बात करूँ क्लास की तो एक पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, एक डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी पूरी इसमें कि हमारे जो प्लांट है उसमें कितने रॉ मटेरियल हैं, कितने पार्ट्स पड़े हुए हैं, कितनी सब असेंबलीज हैं, कितनी असेंबली है, व्हाटएवर सब कुछ हमारा इसमें बिल ऑफ मटेरियल बन के आ जाता है, ठीक है भाई। अब जो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया है उसको हम लोग फिर वेरीफाई करेंगे इनटू अवर इन्वेंटरी रिकॉर्ड जो कि हमारा स्टेप 3 है। इसमें एक चीज और ये भी आती है कि हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री कि जो हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली वो कैसे बनता है, ठीक है ना। अब इसको देखेंगे, अभी 2-3 एग्जांपल इसमें पड़े हुए हैं, आगे देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हम लोग को जरूरत पड़ रही है और वो पार्ट्स हम लोग चेक करते हैं बिल ऑफ मटेरियल में और फिर हम लोग कॉस्ट चेक करेंगे उसको इन्वेंट्री में, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो हमारे पास, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, चेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चेयर में अगर मैं बात करूँ लेवल 0 पे, तो लेवल चेयर 0 पे मैं एक सिंपल सी एक चेयर की बात कर रहा हूँ। बट लेवल 1 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया लेग असेंबली, सीट और बैक असेंबली। आप ऐसा समझ लो कि एक टेबल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहां बात हो रही है पहली जो हमारी हो गई ये लेग असेंबली हो गई, उसके बाद हमारी जो ये सीट हो गई और फिर हमारी ये बैक असेंबली। तो 1, 2 और 3 ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे, हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे कि जो हमारी लेग असेंबली है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं, याद करिए। तो ये जो हमारे जो लेग्स हैं इनमें हमारी जो क्रॉस बार है इसको हमने और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो बैक असेंबली है हमने इसको भी सब पार्ट डिवाइड कर दिया, मतलब एक पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हमें एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया पूरा हमारा डिटेल्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री। तो ये हमें बनाना होता है बिल ऑफ मटेरियल में, यानी कि स्टेप 2 में इन MRP। ये हमारे तीनों इनपुट चल रहे हैं कि
प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये चीजें चेक करेंगे और इनको हम लोग वेरीफाई करेंगे टू इन्वेंट्री फेज में, जो हमारा स्टेप 3 है। ऐसे तो एग्जाम्पल हमारे और दे रखे हैं, साइकिल एग्जाम्पल हो गया, इसमें ब्रेक कर रखा है, साइकिल 1, हैंडल बार, लाइक दिस, वही सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा क्लिप बोर्ड का हो गया, हमारा ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, इसमें हमारा एक पैड चाहिए, टॉप क्लिप चाहिए, बॉटम क्लिप चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, रिविट्स चाहिए, वट ये सारे हमारे डिटेल्ड एक तरह से पूरा प्रोडक्ट का आपको ट्री दिख रहा है कि हमारा कैसे बनता है प्रोडक्ट पूरा, राइट। ये सब चीजें हैं। अब जो थर्ड हमारा इनपुट्स है, हम लोगों ने दो की बात कर ली, मास्टर शेड्यूल की बात कर ली, बिल ऑफ मटेरियल की बात कर ली, अब बात करते हैं हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स की, ठीक है, कि हमारा एक्चुअल में कितना इन्वेंट्री पड़ा है हमारे पास। तो दिस इज द वन ऑफ द 3 प्राइमरी इनपुट्स, ये हमारा थर्ड इनपुट है ऑफ सिस्टम एमआरपी। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वेंट्री स्टेटस ऑफ ईच आइटम बाय टाइम पीरियड, यानी कि जो हम लोगों ने भी बिल ऑफ मटेरियल में देखा था हर पार्ट के बारे में, अब उसको भी डिटेल में चेक करेंगे वो एग्जैक्टली हमारे पास कहाँ पर है, किस जगह पे हमारा वो मटेरियल प्लेस्ड है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एसएपी किया होता तो हम लोग वहां आपको बताता कि वहां पे हमारे पास कई सारे प्लांट होते हैं, प्लांट 1 2 3, हमारा प्लांट ऑरलैंड में है, हमारा प्लांट कैलिफोर्निया में है, तो हम लोग तुरंत चेक करेंगे हमारा किस प्लांट में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो हम लोग चेक करते हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड से। बस एक क्लिक करेंगे तो मेरे को हो जाएगा विजिबल कि मेरा किस प्लांट में कितना रॉ मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और उससे जो रिक्वायर्ड डाटा है वो पूरी मेरे पास फाइल बन के आ जाएगी कि पर्टिकुलर मटेरियल को अगर मैं ऑर्डर करूंगा आज की तारीख में तो वो कब तक मेरे पास आ जाएगा, कितना टाइम लेगा और कितने लॉट में आएगा, ठीक है। वो सब कुछ हम लोगों का जो काम है वो हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल करता है, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारे कुछ टर्म्स आते हैं एमआरपी में वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला हमारा है ग्रॉस रिक्वायरमेंट, दूसरा है हमारा शेड्यूल रिसिप्ट्स, तीसरा है प्रोजेक्टेड ऑन हैंड, तीसरा है नेट रिक्वायरमेंट, प्लांट ऑर्डर रिसिप्ट, प्लांट ऑर्डर रिलीज। अब थोड़ा इसको डेप्थ में देखते हैं कि जो हमारा ग्रॉस रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारी टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड है, ठीक है भाई, सब कुछ मिला के टोटल, यानी कि मैंने सिर्फ एक बात नहीं कर रहा हूँ, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ टोटल इस कार के जितने पार्ट्स हैं, जो उनकी असेंबलीज हैं, रॉ मटेरियल है, एवरीथिंग, सब कुछ को देखेंगे, वो बन जाएगा मेरा ग्रॉस रिक्वायरमेंट, क्या मुझे एग्जैक्टली चाहिए। दूसरा मेरा है शेड्यूल रिसिप्ट्स, यानी कि जो मेरा ये ऑर्डर होगा वो मेरे पास कब आएगा, कब रिसीव होगा मुझे ऑर्डर, वो देखेंगे हम लोग इसमें। थर्ड हमारा है प्रोजेक्टेड ऑन हैंड, एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच टाइम पीरियड, यानी कि जो मेरे हाथ में पहले से प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है माल, मैं पहले वो चेक करूंगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा नेट रिक्वायरमेंट, यानी कि एक्चुअल अमाउंट नीडेड इन ईच टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा ग्रॉस रिक्वायरमेंट माइनस अवेलेबल इन्वेंट्री, यानी सीधी सी बात ये है कि मेरे पास अगर 1 किलो आलू घर में है और मुझे 2 किलो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 - 1, मैं 1 किलो आलू का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। बात समझ आ रही है। वही चीज यहाँ पर भी है कि उन्होंने पहले चेक कर लिया हमारे पास कितना अवेलेबल स्टॉक है इन्वेंट्री में और कितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है, उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट रिक्वायरमेंट कितनी है वो मुझे दिख गई आराम से इसमें। नेक्स्ट के बाद मेरा प्लान्ड ऑर्डर रिसिप्ट, यानी कि जब मेरे पास एक ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ चुकी है, अब मैं अपने ऑर्डर को प्लान करूंगा और उसको प्लेस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लान्ड ऑर्डर रिलीज, जैसे मेरी सबको प्लानिंग हो चुकी है, अब मैं उस ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा अपने जो भी मेरे कस्टमर होंगे, जो मेरे वेंडर्स होंगे, उन पे जो मेरा टाइप हो रखा होगा ऑलरेडी पहले से, मैं उन्हीं वेंडर्स को अपना ऑर्डर प्लेस करूंगा ताकि मेरा जो मटेरियल है वो मेरे पास टाइमली पहुंच जाए, ठीक है। अब इन्होंने एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें कि जैसे हमारे पास जो रॉ मटेरियल है कैसे आता है, तो देखो जो हमारा फर्स्ट वीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करना, फर्स्ट वीक से हमारा फर्स्ट से थर्ड वीक तक हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया है ऑफ रॉ मटेरियल, डी, रॉ मटेरियल ऑफ एफ और रॉ मटेरियल ऑफ आई, यानी हम लोग यहाँ प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वीक है, यहाँ हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो चुका है, फिर हम लोग फैब्रिकेशन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा कुछ जगह हमारा जो मटेरियल टाइम से आ चुका है तो वहाँ हमारा फैब्रिकेशन स्टार्ट हो गया, बट अभी देखो जो ये वाला मटेरियल था ये हमारे पास नहीं आया, तो हम लोग अभी तक इसको यहाँ पे प्रोक्योरमेंट कर ही रहे हैं और यहाँ पे हमारा प्रोक्योरमेंट चल ही रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद 7 to 8 9 वीक तक हमारा जो अभी पार्ट्स बन गए थे, हम लोगों ने उसको असेंबल कर दिया, ठीक है। असेंबली ए, असेंबली बी, सब असेंबली बोलेंगे क्योंकि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है।
उसके बाद जो हमारा लास्ट का वीक्स है 9, 10, 11, यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स बने थे इनको हमने फाइनली असेंबल कर दिया और हमारा जो एक एंड प्रोडक्ट है वो हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हमको पता होनी चाहिए पहले से ही। नेक्स्ट है बेसिक एमआरपी प्रोसेसेस। नंबर 1, एक्सप्लोडिंग द बिल ऑफ मटेरियल। नंबर 2, नेटिंग आउट इन्वेंट्री, लॉट साइजिंग, टाइम फ्रीजिंग रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग एमआरपी आउटपुट्स की। तो बेसिकली दो पार्ट्स इसमें हैं। पहला हमारा क्या है, प्राइमरी रिपोर्ट्स, दूसरा क्या है हमारे पास, सेकेंडरी रिपोर्ट्स। तो जो हम लोगों का पहला है हमारा प्राइमरी पार्ट, उसमें क्या करते हैं बेसिकली हम लोग प्लान्ड ऑर्डर, जो हमारे शेड्यूल इंडिकेटिंग द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द ऑर्डर, वो चेक करते हैं कि हमारा वर्क ऑर्डर कब आ जाएगा और किस तरह से हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करना है। नेक्स्ट, ऑर्डर रिलीज, हमारा ऑर्डर कब जाएगा। भाई ऑर्डर तो बना लिया हम लोगों ने कि मेरे को 50 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, बट ऑर्डर कैसे रिलीज होगा, आप ऑर्डर दोगे नहीं, जो हमारे हायर अथॉरिटी है, जो मेरे से ऊपर अथॉरिटी पर बंदा होगा, वो उस ऑर्डर को प्लेस करेगा आपके बिहाफ पर, जब अपने आप रिपोर्ट दोगे इंडस्ट्री में। थर्ड फेज हमारा चेंजेस टू प्रीवियस प्लान्स और एग्जिस्टिंग शेड्यूल, रिवीजन ऑफ ड्यू टू डेट्स ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। मान लीजिए कई बार आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो डेट हमारी मैच नहीं हो रही है, हमारी टाइम से डेट नहीं मिल पाएगा, तो हमें कई बार ऑर्डर में छोटा भी करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको 100 का ऑर्डर दिया था, तो मुझे लगा कि 100 टाइम से नहीं आ पाएंगे, तो मैं इसको चेंज करके 50 ऑर्डर कर दूंगा, 50 यूनिट्स का। 50 यूनिट्स मेरी इजिली वहाँ पे अवेलेबल है, वो मिल जाएंगी, तो मैं 50 का पहले दूंगा, जब 50 आ जाएंगी मैं फर्दर 50 का ऑर्डर दे सकता हूँ, क्योंकि 50 से मेरा काम चल जाएगा। राइट, ये सब हमारे पार्ट्स हो गए इसमें। अपडेटिंग द एमआरपी सिस्टम, यानी कि एमआरपी सिस्टम को हम लोग कैसे करते हैं अपग्रेड, रीजनरेटिव सिस्टम। नंबर 2, अपडेट एमआरपी रिकॉर्ड्स पीरियडिकली, यानी कि अगर हम लोग सिस्टम को का जो डाटा है बार बार अगर चेंज ना करें, जैसे मान लिया मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, तो जाहिर सी बात है मेरी इन्वेंट्री कुछ कम होगी, ये बढ़ेगी घटेगी, तो वो डाटा हमारा एक फिक्स टाइम पीरियड पे चेंज होता रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो भी काम करते हैं एमआरपी का, वो ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो ये काम मैनुअली की बात हो रही है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बट आजकल तो हमारा सब जगह कंप्यूटर चल रहा है, सॉफ्टवेयर है, तो एक क्लिक करने से ही हमारा सब कुछ डाटा चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, नेट चेंज सिस्टम, अपडेट द एमपीआर रिकॉर्ड्स कंटिन्यूसली। वही सारी बातें हैं कि जो भी हमारा डाटा इसमें आ रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहना चाहिए। अब बात करते हैं उसके सेकेंडरी रिपोर्ट्स की। देखो आप थोड़ा रिकॉल करो, ये था हमारा प्राइमरी रिपोर्ट्स, अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी रिपोर्ट्स की। तो ये पूरा हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है हमारा एमआरपी सिस्टम। राइट, ये हो गया, हाँ जी, एमआरपी सेकेंडरी रिपोर्ट्स। तो इसमें क्या है, हमारा परफॉर्मेंस कंट्रोल रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद प्लानिंग रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आएंगी इसमें। नाउ एमआरपी डायनेमिक्स, ये सब क्या कर रहा है कि इसमें जो हमारा एमआरपी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा एमआरपी सिस्टम कैसा होना चाहिए। इट शुड बी टाइम फेंस टैगिंग दैट ए मैनेजर कैन रिएक्ट टू चेंज, डज नॉट मीन ही शुड डू द डिसीजन। ठीक है, अब जो भी हमारा वहां पे मैनेजर होगा वो क्या करेगा, क्या चेक करेगा, सबसे पहले चेक करेगा हमारा सेफ्टी स्टॉक, उसके बाद लॉट साइजिंग की, जो हमारा ये ऑर्डर जा रहा है वो कितने लॉट का होना चाहिए। लॉट समझते हो क्या होता है, लॉट मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर दिया, तो एक लॉट में हमारे पास मान लीजिए 10 यूनिट्स आ रही हैं, तो पर्टिकुलर जो 10 यूनिट्स हमारी एक पर्टिकुलर शिप में जाएंगी उसे बोलते हैं हम लोग 1 लॉट। ठीक है, जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा लॉट में जाता है वो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री में। पार्ट पीरियड बैलेंसिंग, वैगन, वाइट एल्गोरिथम, अदर्स, ये सब छोड़ दो आप, ये तो मतलब चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, MRP in services, it can be used when demand for service or service item is directly related to or derived from demand, right? Number 2, food catering services, end item or catered food is equal to dependent demand should be greater than or equal to ingredient for each receipt. ठीक है, ये सब हमारे सब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एमआरपी कैसे हमारा यूज होता है सर्विस में। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि फायदे क्या हैं अगर हम उसको यूज ना करें, सिंपल अपना जैसे हम लोग काम करते हैं बिना एमआरपी के अगर करें तो हमारे पास क्या फायदे होंगे। पहला क्या है, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री विदाउट रिड्यूस कस्टमर सर्विस, यानी कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो हम लोग जो है अपने मिनिमम लेवल से रिड्यूस करके चलेंगे, ताकि जो हमारा कस्टमर सर्विस है वो भी हमारी रिड्यूस ना हो।
ये वर्ड जो इन्वेंट्री है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें आपको बताया गया होगा कि जो हमारा ओवरऑल एम होता है वो क्या होता है, टू रिड्यूस द इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री रिड्यूस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी इन्वेंट्री है अगर हम लोग उसको ज्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे उसमें कई सारी कॉस्ट बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, होल्डिंग कॉस्ट या इसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। याद है भाई कुछ? आशुतोष, मयंक, सूर्यकांत, ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये आपको रिकॉल कर पा रहे हो? कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट सब पता है ये आपको? अगर पढ़ रखा होगा, सर ने पढ़ाया होगा आपको, यूनिट आपका आई थिंक ये 3rd में था, पढ़ रखा होगा तो आप मेरा समझ रहोगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं इनको हम लोग हमेशा एम क्या होता है, रिड्यूस करना होता है। तो ये हमारा जो एमआरपी है ये बेसिकली क्या करता है, हमारी इन्वेंट्रीज को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट्स एबिलिटी टू ट्रैक मटेरियल रिक्वायरमेंट। पहला जो मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग मटेरियल की तो प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली हमारा जो पहला पार्ट है वो यही था कि मटेरियल हमें किस तरह से रिक्वायर्ड है, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, हम लोग पूरी प्लानिंग यही करते आ रहे हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है एबिलिटी टू ट्रैक मटेरियल रिक्वायरमेंट, वो इसको फुलफिल करता है। थर्ड है एबिलिटी टू इवेलुएट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पॉइंट, मीन्स ऑफ एलोकेटिंग प्रोडक्शन टाइम, कैसे हमारा प्रोडक्शन बनेगा वो हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ आपने बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर ली, एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ आपने बढ़िया करा, बट जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक टाइम से नहीं पहुंचा, तो वो सब मेहनत आपकी बेकार। आपने इतना खर्चा करके, मान लीजिए कुछ अमाउंट खर्चा करके आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट भी किया, बट कस्टमर ने उसको लेने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, वो हमारा क्या हुआ, सारा प्रोडक्शन जीरो, सारा प्रॉफिट जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो भी उन्होंने इतना सब कुछ तामझाम करके बनाया है, प्रोडक्शन किया है, अगर वो कस्टमर के पास टाइमली नहीं पहुंच पा रहा, डिलीवरी टाइम से नहीं हो रही है, सब कुछ वेस्ट है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि अगर हम लोग यूज करते हैं एमआरपी सॉफ्टवेयर को या मॉड्यूल को, तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो टाइमली होगा और जो हमारे कस्टमर की ड्यू डेट है वो हमारी मैच होगी एज पर अवर प्रोडक्शन रेट। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं एमआरपी के। आपको बस ये पॉइंट्स लिख देना एग्जाम में, अगर पूछता है कि बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी क्या होते हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में लिखिएगा, सिर्फ आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, फास्टर रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंज। जैसे हमारा मार्केट चेंज होता है वैसे हमारे फटाफट इसमें हम लोग रिस्पॉन्स भी चेंज करते जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इंप्रूव लेबर एंड इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे पास किस तरह का ऑर्डर आने वाला है, हम लोग कैसे मटेरियल करना है, तो हम लोग जो हमारा लेबर है हम लोग उसको भी उसी हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है ना। और जो हमारी मशीनें हैं, हमारी जो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे जब हम लोग को उसको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो वो सारा हमारा काम इसमें होता है, वो हमारा सब कुछ हो रहा है इनटू द मॉड्यूल एमआरपी। नेक्स्ट, बेटर इन्वेंट्री प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, यानी कि जो हमारा एक इन्वेंट्री को हम लोग बहुत चीजें प्लान कर पाते हैं और शेड्यूल कर पाते हैं इनटू दिस एमआरपी मॉड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट ऑफ एमआरपी, की इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को जब इंप्लीमेंट करना है कहीं पे, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर का, और उसमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एसएपी की या विप्रो की या ओरेकल की, तो बहुत सारी कंपनीज अपने अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एक सिस्टम लेना पड़ेगा और उसमें जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड ये लाइसेंस जो होगा हम लोग उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम लोग अपने सिस्टम को रन करेंगे। ठीक है। नंबर 2, मेनली डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स हैं तब हम लोगों को बेनिफिट है अप्लाई करने में एमआरपी में। अगर सिंपल मेरे को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना है, वही कंटिन्यू बनाना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का।
ठीक है, यानी कि मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन है, तब उसको हम लोग यूज करने का फायदा है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, वो डेली वही बनाना है, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं है इसको यूज करने का एमआरपी का। थर्ड पॉइंट, स्टेबल लीड टाइम, यानी कि जो हमारा लीड टाइम है वो हमारा फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने टाइम दिया है ऑर्डर प्लेस करने का, रिसीव करने का, वो वेरी करे। जनरली वैसे इंडस्ट्री में होता नहीं है, ये थोड़ा सा पॉइंट हाइपोथेटिकल है। लीड टाइम हमारा हमेशा वेरी करता है, कभी फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट, accurate and up to date master schedule, bill of material and inventory status record, ये हमारे तीनों इनपुट्स हैं फॉर द एमआरपी सिस्टम। ठीक है, और ये हमेशा हमारे होने चाहिए एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि अगर हमारा ये डाटा ही हमारा एक्यूरेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो जाहिर सी बात ये है कि जो भी हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे वो हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। राइट, हमारे स्टॉक में दिखा रहा है कि मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी हुई हैं, बट एक्चुअल में कितनी 50 हैं, और मैंने 50 का ऑर्डर, मतलब मैंने 100 के हिसाब से प्लानिंग स्टार्ट कर दी, बट जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास 50 यूनिट्स कम है, यानी कि वहां मेरा प्रोडक्शन लैक करेगा। दैट्स वाई जो ये शेड्यूल है ये पूरा होना चाहिए फुलफिल, एक्यूरेट, परफेक्ट। इसमें भी कोई भी जो भी, मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी जो हम लोग वो बात कर रहे थे कि डाटा हमारा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहना चाहिए, तो वही वाली बात है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मास्टर शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड, ये हमारे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहने चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एमआरपी की, आगे देखते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि आपके पास जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उन सब में आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब डाटा अलग अलग पड़ा हुआ है और किसी को पता नहीं है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं ए बी सी, हमारे पास 3 ये कुछ मॉड्यूल हैं, तो इन तीनों का आपस में लिंकअप होना चाहिए कि इसको पता रहे कि इसके पास क्या है, और जो हमारा बी प्रोडक्ट है इसको पता होना चाहिए कि ए के पास क्या है। राइट, तो जो हमारा डाटा का है वो इंटीग्रिटी शेयर होनी चाहिए, वही हमारा बेसिक है ईआरपी का। ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं ईआरपी के, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जितने हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे वेयर हाउस हैं, या जो भी हमारे पास अलग अलग शॉप्स हैं, उन सबको हम लोग आपस में कर देते हैं कनेक्ट। दिस इज द बेसिक्स ऑफ ईआरपी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा एमआरपी हो चुका है, अब बात हम लोग करेंगे एमआरपी 2 की। ठीक है, ये बात समझ आ रही थी अभी तक एमआरपी 1 की। अब बात करेंगे हम लोग एमआरपी 2 की, जो कि हमारा बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ एमआरपी। ठीक है भाई, तो इस बेसिकली हमारे पास जो है 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इसको। पहला जो मेरा पार्ट है वो है क्लोज्ड लूप एमआरपी, सेकेंड वन है कैपेसिटी प्लानिंग, थर्ड है एमआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं 2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ध्यान रखना बेटा, अगर कभी बोल रहा है कि एमआरपी 2, ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग की। और अगर सिंपल हमारा एमआरपी आ रहा है तो क्या आ रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक, और उसके बाद जो मेरा लास्ट टॉपिक है आज का है वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जिसको मैं अभी बात कर रहा था ईआरपी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, आज टाइम खत्म होने वाला है। ये शेड्यूल है जो इन्होंने स्टार्टिंग बात करी थी कि पहला हमारे पास डिमांड आई, फिर हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बना, फिर मुझे रिसोर्स चेक किए अपने पास क्या क्या था, फिर हमने एक एमपीएस बनाया, एमपीएस के बाद हम लोग चले गए एमआरपी पे। एमआरपी में चेक किया कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर प्लानिंग हम लोगों ने करी। अगर सब कुछ हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी जो भी हम लोगों ने किया है वो रियलिस्टिक है, फीजिबल है, तो हम लोग आगे जाएंगे, यानी हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो हम फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा एक क्लोज लूप में हम लोग उसको जस्टिफाई करें, तो बेसिकली हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, यानी पहला पार्ट जो हो गया हमारा प्लानिंग का पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया हमारा एग्जीक्यूशन का। तो जो हमारा ये एमआरपी है बेसिकली फोर्स करता है इनटू दिस फेज। ठीक है, कि हम लोग पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे पास जो जो हमारे पास शेड्यूल आया है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। अगर है तो हम लोग फिर रिक्वायरमेंट लेते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस डायग्राम। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड लूप एमआरपी, क्योंकि सब कुछ हमारा सिस्टम आपस में पूरा एक क्लोज्ड लूप बनाता है। लूप समझते क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों हमारे सेम हो जाए, इसे बोलते हैं हम लोग एक क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग की।
कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द शॉर्ट रेंज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ लीड रिपोर्ट, डिपार्टमेंट और वर्क सेंटर रिपोर्ट्स दैट कंपेयर known and expected future capacity requirements with projected capacity availability. This is called lead report. नेक्स्ट है हमारा टाइम फ्रेम्स, सीरीज ऑफ टाइम इंटरवल्स ड्यूरिंग विच ऑर्डर चेंजेस आर अलाउड और रिस्ट्रिक्टेड। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम्स। यानी कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरे को कुछ ऑर्डर रिवाइज करना था, मैंने ऊपर देखा, हमने देखा भी कि मेरे को कुछ ऑर्डर रिवाइज करना था, 100 की जगह मेरे को 50 ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम फ्रेम्स। तो उसको देखते हैं क्या होता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सीआरपी। It is a computerized system that projects load from material plan. Next, create load profile, identifies underloads and overloads. अब जो एक टर्म आ रहा है बार बार कैपेसिटी, इसको डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली कैपेसिटी है क्या? कैपेसिटी को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द स्टैंडर्ड मशीन आवर और लेबर। क्योंकि अगर हमें कैपेसिटी पता है, ठीक है, मैं अगर बात करूं आज के टाइम में कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 1.5 लाख या 1.5 करोड़ हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम लोग वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी एक वो क्या है कैपेसिटी है, ठीक है, कि हमारी पर्टिकुलर फर्म की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर इतने आवर में इतनी, मान लीजिए 100 वैक्सीन हमारी 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उसकी कैपेसिटी है कि 1 घंटे में 100 कर रही है। तो अगर वो 8 घंटे काम करती है यानी कि वो 800 वैक्सीन प्रोड्यूस कर देगी, तो 800 क्या हो गया? 800 इज द कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। बात समझ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट। तो एमआरपी में कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। और थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रॉड वे में जाएं तो इसमें हम लोग वर्कर्स को भी काउंट कर लेते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन मशीन चलाएगा कौन? चलाएगा वर्कर। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला इसका बन जाता है कैपेसिटी का, वो क्या बनता है बेटा? नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर इनटू नंबर ऑफ शिफ्ट, यानी कि कितने शिफ्ट में काम कर रहा है, मशीन तो सिंगल है भाई, इनटू यूटिलाइजेशन इनटू इट्स एफिशिएंसी। तो ये जो निकल के आता है इसको हम बोलते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, राइट। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं वो समझ लेते हैं क्या है। नंबर हमारा लोड रिपोर्ट। लोड रिपोर्ट क्या है? द डिपार्टमेंट और वर्क सेंटर रिपोर्ट्स दैट कंपेयर नोन एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट विद प्रोजेक्टेड कैपेसिटी अवेलेबिलिटी, ये हो गया हमारा लोड रिपोर्ट। नेक्स्ट, लोड प्रोफाइल कंपेयर्स द रिलीज एंड प्लान्ड ऑर्डर विद वर्क सेंटर कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग लोड प्रोफाइल। नेक्स्ट, कैपेसिटी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इंक्लूड्स यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब ये क्या है? यूटिलाइजेशन क्या है? परसेंट ऑफ अवेलेबल वर्किंग टाइम स्पेंट वर्किंग, यानी कि आपने एक लेबर को सुबह 9 बजे से, मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे से उसको एंट्री दी और शाम को 5 बजे जा रहा है, बट आप कहने को तो वो 8 घंटे जॉब कर रहा है, बट उस 8 घंटे में कितने घंटे उसने इफेक्टिवली काम किया, तो वो बेसिकली क्या है? उसका यूटिलाइजेशन है, फैक्टर है, आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये भी हमारा काम आता है कई बार इसमें। नेक्स्ट हमारा जो टर्म था इसमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि कोई भी आपके काम करने की क्षमता, आपके या मशीन की, अगर बात करो मशीन की तो मशीन बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं वर्कर की तो वर्कर की काम करने की क्षमता, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली एफिशिएंसी। देखते क्या बोल रहा है इसमें? refers to how well a machine or worker performs compared to a standard output level। जाहिर सी बात है हम लोग जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम लोग उसको किसी से मैच करेंगे, किसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो अगर कोई हमारी मशीन 8 घंटे काम करती है तो जो उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 10 है, तुम लोग क्या बोल देंगे? 8/10, यानी कि ये 80% अपनी एफिशिएंसी से काम कर रही है मशीन। सीधी बात है, ये बात होगी हमारी एफिशिएंसी की। नेक्स्ट हमारा लोड। लोड बेसिकली क्या है? जो मैंने आपको बताया कि 9 to 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो हमारा टाइम कितना है? 8 वर्किंग आवर्स, तो इसको हम बोलते हैं लोड। नेक्स्ट, लोड परसेंट, यानी कि जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी है हम उसे डिवाइड कर देंगे, लोड डिवाइड बाय कैपेसिटी, तो हमारी निकल के आ जाएगा परसेंट लोड। ये सब हम लोग भी आगे देखेंगे यूनिट 4 में, हमारा उसमें टॉपिक सब आएगा डिटेल में। तो ये सब हमारी हो गई इसका कैपेसिटी रिक्वायर्ड प्लानिंग, ये सब देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट हेडिंग है इसकी आज की, वो है हमारी रिलैक्सिंग एमआरपी एजम्पशंस।
मटेरियल इज नॉट ऑलवेज कंस्ट्रेंटिंग रिसोर्स, पहला ये हमारा assumption है। दूसरा क्या है, लीड टाइम कैन वेरी, जैसे आपको बताया मैंने कि लीड टाइम हमेशा वेरी करता है, हमने क्या माना था कि लीड टाइम शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट ये हो गया। नॉट एवरी ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे उसमें कि मैंने क्या बोला था कि हर चीज को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट कई बार क्या होता है हम लोग छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आता है। तो वो चीज हमारी यहाँ पर आ रही है कि नॉट एवरी ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, जो हमारे मेनली इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग नोट करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक इसके बाद आने वाला है। JIT कैन बी यूज्ड विद MRP, यानी कि जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं MRP के साथ। नेक्स्ट क्या है, द शॉप फ्लोर में रिक्वायर ए मोर सोफिस्टिकेटेड शेड्यूलिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा MRP 2, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे बहुत सारे टॉपिक्स है वो हो जाते हैं इंक्लूड। पहला हमारा है फाइनेंशियल, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी ये सारे फीचर जो है हमारे वो इंक्लूड होते हैं MRP 2 में, जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है भाई, तो इसको भी देखते हैं। आप लोग बताओ इसको स्टार्ट करें या कल करें इसको स्टार्ट? हार्डली 5 मिनट और लगेंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा आज का ये। बताओ बेटा, कल करें? यस सर। चलिए, तो ये हमारा पार्ट रह गया मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग MRP 2 और JIT। ठीक है, MRP 2 और JIT ये हमारे टॉपिक रह गए, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का टाइम ओवर हो गया हमारा, तो ये मैं अभी स्लाइड्स को शेयर कर दूंगा क्लास में आपकी। आपको जो भी डाउट्स हो उसमें अगर कुछ टॉपिक समझ ना आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो एनी टाइम, क्योंकि पूरा ये छोटे कॉन्सेप्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा इंफोसाइज नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने लेवल पे। अगर कोई पॉइंट्स कहीं समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, जब वो सिंपल लैंग्वेज रखी है, बहुत टफ नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। तो फिर अच्छी क्लास ही फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।